पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश का दौरा, चुनावी बैठक को पीएम करेंगे संबोधित। एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग। ओडिशा में 4 फेज में मतदान। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा लौटाया। चुनाव आयोग ने 2019 और 2023 में दिए थे, इन्हें आज वेबसाइट पर डालने के निर्देश। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को इंडिया गठबंधन की रैली। राहुल, प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। केजरीवाल को आज ईडी के 2 समन। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया गया। जल बोर्ड केस में 18 मार्च को बुलाया गया। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगी होली स्पेशल बसें। अयोध्या परिक्षेत्र के रूटों पर चलेंगी 360 बसें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने 18 मार्च को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा। तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा है और एक बार फिर से ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो दिल्ली से अहम खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को बुलाया गया है। ईडी ने 18 मार्च को मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। तो दिल्ली से अहम खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने 18 मार्च को मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को बुलाया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। अगली खबर लक्सर से है। एसडीएम की अध्यक्षता में लेखपालों की बैठक हुई है। आपको बता दें, चुनाव के मद्देनजर बीएलओ और लेखपालों की मीटिंग हुई है। 85 वर्ष व दिव्यांगों को घर घर मतपत्र वितरित किए जाएंगे, जिसको लेकर चर्चा भी हुई है। बीएलओ के द्वारा ये मतपत्र प्रदान किए जाएंगे। चुनाव के मद्देनजर बीएलओ व लेखपालों की मीटिंग की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर, चुनाव के मद्देनजर बीएलओ व लेखपालों की मीटिंग हुई है। लक्सर से अहम खबर, एसडीएम की अध्यक्षता में लेखपालों की बैठक हुई है। चुनाव के मद्देनजर बीएलओ व लेखपालों की मीटिंग हुई है। 85 वर्ष के बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर घर मतपत्र वितरित किए जाएंगे। उनको वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने यह सहूलियत दी है। लक्सर से अहम खबर, एसडीएम की अध्यक्षता में लेखपालों और बीएलओ की बैठक हुई है। चुनाव के मद्देनजर बीएलओ व लेखपालों की ये मीटिंग। 85 वर्ष के बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतपत्र वितरित किए जाएंगे। घर घर जाकर उनको मतपत्र देकर वोटिंग करवाई जाएगी। चुनाव के मद्देनजर बीएलओ और लेखपाल की ये मीटिंग हुई है। तो लक्सर से अहम खबर, एसडीएम की अध्यक्षता में लेखपालों की ये मीटिंग हुई है। पचासी वर्ष के बुजुर्गों, दिव्यांगों को मतपत्र घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे और उसके बाद उनसे वोटिंग करवाई जाएगी। कि आज हमने बीएलओ बुलाए हुए हैं और बीएलओ बुलाने के पीछे जो मकसद है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनके प्रारूप छूट गए हों,
तो वो नया मतदाता वो बन सकता है। अभी भी हमारे पास समय है जब तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा, कोई गलती से कोई डिलीट हो गया हो तो वो भी हमने डायरेक्शन दिए है कि गलती से अगर किसी से डिलीट हो गया हो तो उसको भी पुनः प्रारूप 6 भर के उसको भी ऐड करवा लें। कोई जनप्रतिनिधि है, कोई संभ्रांत व्यक्ति है जिसका गलती से नाम छूट गया हो मतदाता लिस्ट में, तो उसका भी प्रारूप 6 भरवा के उसको भी ऐड करवा दें। एक तो चीज़ें ये थी। दूसरा, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको जो डायरेक्शन दिए हैं, जो 85+ जो व्यक्ति हैं और जो हमारे दिव्यांग हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव की तिथि तय होते ही राजनीतिक गलियारों में गर्माहट देखी जा रही है। लगातार पार्टियां अपने अपने योजनाओं से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में जुटी हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा हैं, जिससे कांकेर जिले में 3 विधानसभा आती हैं। वहीं कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, जिसमें से कांकेर और अंतागढ़ भाजपा के कब्जे में है। इस बार अंतागढ़ विधानसभा के आम लोगों से जब मीडिया की टीम ने बात की तो लोगों ने लगभग कई मुद्दों का जिक्र कर भाजपा को अपना वोट देने की बात कही। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का उन्होंने बताया। धारा 370, राम मंदिर, मोदी की गारंटी ने मातृ वंदन योजना, किसानों के धान का मुद्दा के अलावा कई मुद्दों पर खुशी जाहिर करते हुए पखांजूर की जनता भाजपा को अपना वोट देने का मन बनाते हुए दिखाई दे रही है। चुनाव लड़ा जाएगा तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी लड़ा गया है और लोकसभा में मोदी की गारंटी को लड़ा जाएगा चुनाव। और वो जैसा 370 का बोलो, राम मंदिर का बोलो, मातृ वंदना का बोलो, जो योजना है मोदी जी का और राज्य सरकार का, पूरा गारंटी के साथ लड़ा गया है और उसके अनुसार ही लड़ेगा। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? पखांजूर। इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, आपका वोट किसको जाएगा? किसको वोट? मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। क्या लगता है क्यों जाएगा आपका वोट बीजेपी में? बीजेपी अच्छा है। बीजेपी अच्छा है। हमारा पूरा तैयारी है कांकेर लोकसभा से, हमारा अंतागढ़ विधानसभा से, कांकेर मतलब लोकसभा का, हमारा अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस का जमानत जब्त करने की पूरा तैयारी कर रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की 3 सूत्रीय मांग पूरी होने से सचिव संघ में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 2012 से अंशदायी पेंशन लागू हुई थी, लेकिन वर्ष 2020 से पेंशन कटना चालू हुई। इसके अंतर की राशि मिलने सहित 55 दिन किए गए हड़ताल की राशि व 5 महीने की एरियर की कुल राशि 156 करोड़ रुपए पंचायत सचिव के लिए स्वीकृत की जाने से सचिव संघ में काफी उत्साह है। वहीं शासकीयकरण किए जाने की मांग के लिए अभी लड़ाई लड़ने की तैयारी है। कितनी खुशी और क्या कुछ मांगे थे आप लोगों को, क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं आपको। मैं उपेंद्र सिंह पैसरा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़। हम लोग पंचायत सचिव संघ की ओर से आज जो सरकार ने हमें सौगात दी है उसके संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। निश्चित रूप में हम लोग बेहद खुश हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया उसको सरकार आते के साथ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी कुछ ही दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ और मेरे कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इतनी बड़ी सौगात 156 करोड़ की सौगात हमारे पंचायत सचिवों को दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने संपत्ति विरूपण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होने हैं। 7 मई को मतदान की तिथि तय की गई है, जिसके लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की कार्रवाई शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नाम निर्देश की अंतिम तिथि घोषित की गई है। 20 अप्रैल स्क्रूटनी और 22 अप्रैल तक नाम वापसी और 7 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे। आज माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके तहत 12 अप्रैल से हमारे जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 मई को जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में
में मतदान होगा। इसके लिए आज से ही आदर्श आचरण संहिता के सुचारू रूप से और पूरी तरह से पालन के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन करने के साथ ही पूरे ज़िले के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हमारे ज़िले जांजगीर चांपा में, जो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर 7 मई को वोटिंग डिसाइड की गई है, जो कि 3rd फेज ऑफ इलेक्शंस के अंदर आता है। 12 अप्रैल से हमारे यहाँ पे नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब रुक करने की अगली खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर चूरू लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसबा का चूरू से सालासर जाते समय पहली बार लक्ष्मणगढ़ पधारने पर NH-52 पर कांग्रेसियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल कसबा एवं गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, उपाध्यक्ष बनवारी पांडे सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि कसबा ने हाल ही में कुछ दिन पूर्व ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस से ज्वाइन की है। देश के बाद में अब रुक करते हैं अगली खबर का भीलवाड़ा से। अगली खबर भीलवाड़ा पुलिस द्वारा थाना असींद के कस्बा असींद में दिनदहाड़े मकान के अंदर हुई नकबजनी की वारदात का 24 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा राजेंद्र दुष्यंत द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात अपराधियों की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक हेमंत कुमार के सुपरविजन एवं थाना अधिकारी हरपाल सिंह हंसपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम गठित कर दीपक पिता नरेंद्र कुमार वैष्णव निवासी जलिया द्वितीय को गिरफ्तार किया है। अगली खबर रांची से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तिथियों की घोषणा कर दी गई। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 में फरवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिली चुनावी चंदों की राशि जब्त करने की मांग की है। रांची में झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मतदान की तिथियों की घोषणा कर दिए जाने पर खुशी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने का मौका मिलेगा। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव ने उम्मीद जताई है कि वास्तव में लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्ले ग्राउंड उपलब्ध कराया जाएगा। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। अमेठी से अहम खबर। अमेठी दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर खादरी गांव की बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने को लेकर प्रधान प्रतिनिधि की सह पर दबंगों ने फावड़े की बेंत व लात घूंसों से जमकर पीटना शुरू कर दिया। महिला के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। वहीं महिला की हालत गंभीर देखते हुए ग्रामीणों की मदद से उसे पीड़ित महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर पहुंचाया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला व उसकी बेटी संग्रामपुर थाने पहुंची, जहां थाना प्रभारी ने महिलाओं को डांट कर भगा दिया और कहा कि दोबारा यहां मत आना। हमारी माँ को मारा है, गाली दिया, मारा। कौन मारा? सालू, रवि और वो प्रधान ने मरवाया। तो अब आप उनको कैसे लेके आई हैं? एम्बुलेंस से पहुंचाई, वहाँ दवा हुई तो थाने ले गए। थाने ले वो बोला कि फर्जी काम करा रही देवकली, इसको लेकर जाओ रट के। अब यहाँ बहरे बैठी हूँ। क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही कानपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में कानपुर नगर निगम की गतिविधियां भी अब तेज हो गई हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता के दौरान शहर के प्रमुख इलाकों
से पोस्टर होर्डिंग हटाने का काम भी शुरू हो गया है। जोनल अधिकारियों का कहना है कि डीएम व नगर आयुक्त के आदेशों के बाद पूरे शहर से राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम को बढ़ाते हुए पूरे शहर से राजनीतिक पोस्टर हटाए जाएंगे। जोनल अधिकारियों ने जनता से अपील करते हुए कहा कि घरों के ऊपर भी अगर किसी तरह की कोई राजनीतिक विज्ञापन आदि लगे हैं तो उनको भी स्वतः हटा लिया जाए। हमारे यहाँ से सभी नगर निगम के सभी जोन के जोनल अधिकारियों ने अपनी टीम एक्टिवेट कर दी है और उनको हटाना शुरू कर दिया है। और अभी सभी जोनों से, जैसे जोन 2 में हरजिंदा नगर से हटाई जा रही हैं, ऐसे ही जोन 1 सभी जोन 6 जोनों में सारी टीम एक्टिवेट हो चुकी है और हम लोग इसे समय रहते पूरा कर लेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों में संवेदना बॉक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। सारथी परियोजना के तहत 100 स्कूलों में ऐसे बॉक्स लगाए जाएंगे जहां विद्यार्थी बिना अपना नाम बताए किसी भी दिक्कत को लिखकर इन बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद में जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों में संवेदना बॉक्स लगाने शुरू किए हैं। सारथी परियोजना के तहत 100 स्कूलों में ऐसे बॉक्स लगाए गए हैं जहां विद्यार्थी बिना अपना नाम बताए किसी भी दिक्कत को लिखकर इन बॉक्स में डाल सकते हैं। छात्रों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ टीचरों को बाल विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने खास ट्रेनिंग दी है। अहमदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी RM चौधरी की अगुवाई में ये खास पहल चल रही है। सारथी शिक्षक हमने तैयार किए हैं, एक मेल टीचर और फीमेल टीचर हर स्कूल में। ऐसे 100 स्कूल हमने पसंद किए हैं। आज 100 स्कूल के 200 जितने टीचर्स को हमने हमारे नमस्ते लाइफ फाउंडेशन करके NGO है, उसमें साइकोलॉजिस्ट काफी हमको हेल्पफुल हुए हैं। प्री बोर्ड परीक्षाओं के बाद शुरू की गई इस पहल का मकसद ये है कि छात्र अपनी पहचान बताए बिना किसी भी परेशानी को साझा कर सकें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस अहमदाबाद सिटी द्वारा सारथी प्रोजेक्ट और संवेदना पेटी ऐसा ये एक सुंदर सुयोग्य व्यवस्था की गई है, जिसमें जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो और पेरेंट्स या तो फिर अन्य स्कूल्स टीचर्स कोई भी जो कर्मचारी है उसको कोई भी प्रश्न हो तो वो संवेदना पेटी से सीधा संपर्क करके उसकी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किया जाता है। 100 स्कूलों के 200 टीचरों को संवेदना बॉक्स के जरिए छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए ट्रेंड किया गया है। छात्रों के लिए खास तौर पर शुरू की गई इस सर्विस को बाकी स्कूलों में भी जल्द ही लागू किया जाएगा। सारथी प्रोजेक्ट 1-2 महीने से चल रहा है। उसके अंतर्गत हमारे स्कूल में और सभी स्कूलों में संवेदना पेटी का जो आयोजन किया गया है वो भी किया गया है। उसमें हमने लड़के और लड़कियों दोनों को कहा है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को बोलना हमने कहा है कि आप लोग आपकी जो भी मेंटल या कोई भी समस्या है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप लिख के भी डाल सकते हैं। इस अनोखी पहल से छात्रों के माता पिता भी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे छात्रों की दिक्कतों को सुलझाने में मदद मिलेगी। ये बहुत ही हेल्पफुल है। हाँ, पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उसका बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसको पेरेंट्स को कई बार, और यही यंग जनरेशन बहुत ही सेंसिटिव है, कुछ बताती नहीं है, तो पेरेंट्स को कुछ मालूम भी नहीं होता है। तो इस जरिए पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। सारथी परियोजना के तहत इस पहल का मकसद छात्रों को मानसिक डर के साथ उनकी बुरी आदतों से भी निजात दिलाना है। बाल विशेषज्ञ और लाइफ कोच डॉक्टर मीना शाह का कहना है कि इस योजना से छात्रों को काफी फायदा होगा। संवेदना पेटी जैसे नाम है, संवेदना यानी कि हम लोग आपकी तरफ सिंपैथेटिक है, हम जानना चाहते हैं, हम आपकी मुश्किलों को सही करना चाहते हैं। तो वो बच्चे जाके वहाँ पे छोटी सी कंप्लेंट डालते हैं और सारथी टीचर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। शिक्षा विभाग की मदद से एस्ट्रल ग्रुप छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए ये योजना चला रहा है। सोचा था कि एक ऐसा बॉक्स रखा जाए जिसमें संवेदना के साथ अपने टीचर जो रहते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स जो भी आए बच्चों के थ्रू तो वो सॉल्व करें। संवेदना बॉक्स पहल से छात्रों के लिए पढ़ाई का अच्छा वातावरण मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, जहां छात्र बिना किसी दबाव और डर के बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें।
अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। मणिमाला का हुनर मध्य प्रदेश के भोपाल में धमाल मचा रहा है। आपको बता दें मणिमाला की पटुआ कला लिंग और धर्म के दायरों से परे है। ये देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुस्लिम महिला मणिमाला का हुनर मध्य प्रदेश के भोपाल में धमाल मचा रहा है। मणिमाला की पटुआ कला लिंग और धर्म के दायरों से परे है। पटुआ पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है। ये पट्टी नाम के कपड़े पर पेंटिंग और भजन का संगम है। दादा से ये कला सीखने वाली मणिमाला अपने गांव की पहली महिला पटुआ कलाकार थी। ये 2500 साल से चल रहा है, मगर पीढ़ी बहुत पीढ़ी मैं बोल नहीं पाऊंगी कितना पीढ़ी हुआ है। तो ये हमारा दादाजी का पास हमने सीखा है। हमारा जो पटुआ पेंटिंग है इसका महत्व है ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाने से, क्योंकि गाना एक कहानी को हम गाना का माध्यम में बताते हैं। मणिमाला कुदरती रंगों से हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां और तस्वीरें उकेरती हैं। इससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। वे मुस्लिम महिला के रूप में सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती हैं। हमारा जो मुस्लिम समाज है तो वो लोग ताने दिए हैं, तो तुम मुस्लिम हो, तुम कैसे ये भगवान को बना रहे हो, तुम उसके अंदर जान डाल सकोगे क्या? तो ये बनाने से आप दोजोगी हो जाओगे। आपको आप जब मरोगे आपका कब्र में आग जलेगा, आपको शासन करेगा अल्लाह ने। तो बहुत ही ताने दिए हैं। নয়েছি শরণগত তারিতে, তুমি না তারিলে তারা, মাগো তুমি না তারিলে তারা। मणिमाला बिना धार्मिक भेदभाव के समाज में अमन और चैन की कामना करती हैं। हम लोग चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम साई खिस्टान जो भी हो, जो आदिवासी, जो बहुत तरह तरह का जो धर्म है, मिलन घटाते चाहते हैं। हम लोग सब एक इकट्ठा मिल के रहेंगे तो ये दुनिया अच्छा चलेगा, हम लोग भी अच्छा चलेंगे। मणिमाला सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महिलाओं की भूमिका पर जोर देती हैं। वे चाहती हैं कि प्राचीन पटुआ कला आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। हम रुक करते हैं अगली अहम खबर का। रंगों का त्यौहार नजदीक आने के साथ ही होली पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको पहले उस खबर से रूबरू कराते हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। एल्विस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें बिग बॉस के विनर हैं एल्विस यादव। एल्विस यादव काफी समय से विवादों में भी रहे हैं। तो नोएडा से इस वक्त की यह बड़ी खबर। एल्विस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेक्टर 113 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एल्विस यादव को नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से यह खबर सामने आ रही है। सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विस यादव को गिरफ्तार किया है। तो लगातार एल्विस यादव विवादों में रहे हैं और एक बार फिर से एल्विस की गिरफ्तारी हुई है। नोएडा से इस वक्त की यह बड़ी खबर। यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार किया गया है। बिग बॉस के विनर भी रहे एल्विस यादव। सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया है। जाने माने यूट्यूबर हैं एल्विस को और लगातार विवादों में भी रहे हैं एल्विस यादव। एक बार फिर से एल्विस की गिरफ्तारी हुई है। नोएडा 113 सेक्टर 113 की पुलिस ने एल्विस की गिरफ्तारी की है। तो नोएडा से इस वक्त की यह बड़ी खबर। एल्विस को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा 113 सेक्टर 113 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेव पार्टी मामले में एल्विस की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। यूट्यूबर एल्विस यादव गिरफ्तार किए गए हैं।
नोएडा से ये अहम खबर, सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विस को अरेस्ट किया है। रेव पार्टी मामले में एल्विस की गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है कि रेव पार्टी मामले में एल्विस की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार एल्विस यादव विवादों में भी रहे हैं। नोएडा सेक्टर 113 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेव पार्टी मामले में एल्विस यादव गिरफ्तार किए गए। लगातार विवादों में बने रहते हैं एल्विस यादव। अब रेव पार्टी के मामले में एल्विस की गिरफ्तारी हुई है। तो जाने माने यूट्यूबर भी हैं एल्विस यादव, बिग बॉस के विनर भी रहे हैं और विवादों से उनका नाता भी रहा है। तो एल्विस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो नोएडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, रेव पार्टी मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव की गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 113 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार एल्विस यादव विवादों में रहते हैं और एक बार फिर से रेव पार्टी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है एल्विस को। रेव पार्टी मामले में एल्विस यादव की एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई। इस वक्त की अहम खबर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। एल्विस यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जाने माने यूट्यूबर हैं एल्विस यादव, बिग बॉस के विनर भी रहे हैं और लगातार विवादों में भी रहते हैं एल्विस यादव। सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया है। रेव पार्टी मामले में पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर एल्विस यादव की गिरफ्तारी हुई है। नोएडा से यह खबर, सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रंगों का त्योहार नजदीक आने के साथ ही होली पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे और बीजेपी के लोगों वाली पिचकारियों की मांग लगातार बढ़ रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। रंग का त्योहार नजदीक आने के साथ होली पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे और बीजेपी के लोगो वाली पिचकारियों की मांग बढ़ रही है। दुकानदारों ने बताया कि इस साल चुनाव थीम वाले सामानों की भारी मांग है। ये होली के अपने त्योहार में यहाँ पर सबसे ज्यादा मोदी के मुखौटे और मोदी की पिचकारी की डिमांड है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये पिचकारी है और काफी अच्छा ये बिक रही है। मतलब मुखौटे भी खूब बिक रहे हैं और ये पिचकारी भी खूब बिक रही है। बाकी जो है सब सामान बिक रहे हैं लेकिन ये ज्यादा बिक रहा है। चुनावी माहौल शुरू हो गया है। जी, चुनावी माहौल शुरू हो गया है और ये डिमांडेड है। ये जो पिचकारी है और मुखौटा ये डिमांडेड है। जी, मुखौटे की ज्यादा डिमांड है और पिचकारी की भी डिमांड है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद देश का राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। लोगों की खरीदारी भी चुनावी गर्मी की चपेट में है। हम यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। यहाँ पे मुखौटा है, चुनरी है, रंग पिचकारी हर जगह बिक रहा है और यहाँ पे ये मोदी का जो मुखौटा है ये बिक रहा है और ज्यादा करके ये भी चल रहा है मुखौटा और चुनावी का भी माहौल है। इस वजह से मतलब चल रहा माहौल, हर जगह भीड़ भाड़ लगी हुई है। इस साल होली 25 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के राजौरी के लोग दरहाली नदी की गंदगी को लेकर चिंतित हैं। यहां पानी का मुख्य स्रोत यही नदी है और इसको लेकर लोग चिंतित हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के लोग दरहाली नदी की गंदगी को लेकर परेशान हैं। यहाँ पानी का मुख्य स्रोत यही नदी है। घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा और यहाँ तक कि नगर निगम का कचरा भी नदी में सीधे बहाया जाता है। राजौरी के ये जो दरिया नदी नाले हैं, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं एक बहुत बड़ा दरिया है जो राजौरी शहर के बीच से होके गुजरता है। ये दरिया सिर्फ थना मंडी से जो नाला आता है वो भी इसी में आता है, दरहाल का नाला वो भी इसी दरिया में आता है और ये एक अहम दरिया है। लेकिन हालत अगर देखनी है इस दरिया की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि
टनों के हिसाब से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। और रजौरी के अंदर पानी का सोर्स है, यही 2 नदियाँ हैं। इसी नदियों का पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने घरों में भी यूज इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को खेती बाड़ी का जो सोर्स है यही पानी के ही 2 नदियों का ही सोर्स है। तो जो हमारे शहर रजौरी के लोग हैं, जितना भी अपने घर का गंदगी होती है, अपने घर के जितने गटर का पानी है, जो सभी पाइपें उन्होंने नदी के नालों की तरफ मोड़ रखी हैं, वो हमारी जो नदियाँ हैं वो दूषित हो रही हैं। जितना भी कचरा है वो म्यूनसिपल कमेटी के कुछ लोग भी वहीं नदियों में डाल देते हैं। अधिकारियों के मुताबिक नदी में गंदगी गिरने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। इनमें हर नगर पालिका में मटेरियल्स या MRF लागू करना भी शामिल है। उसमें साफ सफाई हुई है, लेकिन अभी कुछ हद तक जो है वो पोल्यूशन जो है उनमें है। लेकिन इस चीज़ में आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ की बात मैं अगर करूँ तो उनके लिए MRF की सुविधा हमने की है, जिससे मेरा ये मानना है कि जितना भी हमारा कचरा है, चाहे वो गीला है या सूखा है, उनको अलग अलग वो करके उनको प्रॉपर उनकी प्रोसेसिंग करके हमने हर जगह ये कोशिश की है कि MRF लगाए जाएं, तो उसको जो है कंट्रोल किया जाए। बेशक सरकार नदी साफ करने की कोशिश कर रही है, अधिकारियों ने आम लोगों से भी इस कोशिश में साथ देने की अपील की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का मैगलगंज कस्बा मिठाइयों के लिए मशहूर है। जब मिठाइयों की बात आती है तो मीठी सड़क जरूर याद आ जाती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का मैगलगंज कस्बा मिठाइयों के लिए मशहूर है। जब मिठाइयों की बात आती है तो मीठी सड़क जरूर याद आ जाती है। रसगुल्ले तो खैर इंडिया की शान है, ठीक है। अगर बात आती है अवध की, तो अवध का खाना और रहना और तहजीब बड़ी फेमस है। ऐसे ही जैसे कि हमारा ज़िला लखीमपुर खीरी अवध में आता है, तो हम अवधी हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ का टेस्ट बहुत ही फेमस है, ठीक है। स्पेशली हमारा मैगलगंज में जो हमारे रसगुल्ले बनते हैं बड़े ही स्वादिष्ट और प्यारे हैं, सबको आना चाहिए। मैगलगंज की गुलाब जामुन के शौकीन लोग अपना शौक पूरा करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। गाय का खोया होता है, इसमें 200 ग्राम मैदा पड़ती है और मीठा सोडा है, इलायची पाउडर है, इन तीनों को एक में मिक्स किया जाता है। और चाशनी जो है 1 तार की बनाई जाती है, और इसमें पहले जो है कि गोली बना करके धीमी आंच में डाल करके फिर उसी प्रकार से आंच को बढ़ाते हैं। फिर जब उसका सुनहलापन हो जाता है तो आराम से इसको निकाल करके और चाशनी में डाल देते हैं। NH-24 के किनारे बसे मैगलगंज की मीठी सड़क की कई दुकानें तो आजादी से पहले की हैं। लोगों का कहना है कि 1970 से यहाँ के गुलाब जामुन काफी मशहूर है, जबकि इलाके की पहली दुकान धनपाल मिष्ठान भंडार बताई जाती है। हमारी शॉप यहाँ पे 1941 से है, जो हमारे परबाबा लोग चलाते थे। हम लोगों की 4th जनरेशन है। हम लोग इस दुकान को 1941 से चला रहे हैं और हमारी पहचान यहाँ पे जो गुलाब जामुन है उससे होती है। मैगलगंज का गुलाब जामुन ही फेमस है, जो हमारी दुकान पे ही सबसे पहले बनता था वही आज तक बन रहा है, उसी तरीके से बनता है और शुद्धता से ही उसी तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं। हाल ही में मैगलगंज फूड ब्लॉगर्स के बीच भी काफी मशहूर हो गया है। इंटरनेट पर वीडियो आने से मैगलगंज की मिठास के दीवानों में भी खूब इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। हिमाचल प्रदेश में मशहूर चंबा रूमाल हिमाचल प्रदेश के मंडी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के सरस मेले में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। इतना ही नहीं, मंडी के सरस मेले में चंबा रूमाल खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मशहूर चंबा रूमाल हिमाचल प्रदेश के मंडी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के सरस मेले में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। हिमाचल की कुल्लवी टोपी और किन्नौरी शॉल के साथ साथ चंबा रूमाल की भी देश विदेश में अलग पहचान है। यही वजह है कि मेले में कारीगर सुनीत ठाकुर के चंबा रूमाल के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। डिमांड तो बहुत है इसकी, मार्केट में इसको बनाने में काफी समय लगता है और ये छोटे छोटे रुमाल जो है वो दो तीन चार दिन में बनता है एक, तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अलग अलग जैसे जितनी एम्ब्रॉयडरी है उसके हिसाब से अलग अलग तरह के रुमाल हैं और अलग अलग कॉस्ट के हैं। जैसे 200 से स्टार्ट है और 30-40 हज़ार तक अवेलेबल है।
चम्मा रुमाल पर पौराणिक कथाओं से जुड़ी तस्वीरों को पारंपरिक काशीदाकारी से उकेरा गया है। हालांकि बदलते वक्त के साथ अब इस खास रुमाल पर अहम सांस्कृतिक चीजों को भी जगह दी जा रही है। कई शताब्दियों पुरानी ये कला है और इसमें जो कारीगर है उनकी बुनाई उसमें देखने वाली होती है और जिसमें हिंदू मैथोलॉजी है, यहाँ का जो लोक जीवन है और यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको उसमें उभारा जाता है। और अब तो समय के साथ साथ ये हमारी माइथोलॉजी से बाहर निकलकर जो सामयिक जो विषय होते हैं उनको भी चंबा रुमाल पे उतारने का अब काम शुरू हो चुका है और पूरे विश्व में चंबा रुमाल की अपनी एक पहचान बनी है। पुराना कल्चर डिपिक्ट करता है हमारा, तो बहुत अच्छा है ट्रेडिशनली। और वैसे भी हमारे कल्चर को जो चंबा का बहुत फेमस है पुराने टाइम का, उसका डिपिक्ट करता है पूरी तरह से। ये रुमाल आप पॉकेट वाला रुमाल नहीं होता है, ये रुमाल आप ट्रेडिशनली किसी को पुराने टाइम में जैसे थाली देते थे किसी को, तो उस पर ओढ़ने के लिए ऊपर से इसको यूज़ किया जाता था और किसी भी जो रॉयल सेरेमनीज होती थी उनमें ज़्यादा यूज़ होता था। 9 मार्च से शुरू हुआ सरस मेला 18 मार्च तक चलेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिंक रैली का आयोजन किया गया है। रैली का मकसद लोकसभा चुनाव में महिलाओं की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्वीप की ओर से कई महिलाओं ने पिंक रैली में हिस्सा भी लिया है। उन्होंने चुनाव में वोटर की बढ़ती भागीदारी के बारे में भी बताया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को पिंक रैली का आयोजन किया गया। रैली का मकसद लोकसभा चुनाव में महिलाओं की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाना था। स्वीप की तरफ से कई महिलाओं ने पिंक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने चुनाव में वोटर की बढ़ती भागीदारी के बारे में बताया। स्वीप का पूरा नाम सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है। ये वोटर के बीच जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जनपद में। उसी के अंतर्गत लगभग 500 से अधिक महिलाएं जो है पिंक रैली के रूप में आज यहाँ पर एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य प्रयास यही है कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र में जहां उनकी आधी सहभागिता है उसको अपने मतदान के तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी साबित करें कि वो आधी आबादी का हिस्सा हैं। हम लोगों ने एक मतदाता जागरूकता के लिए निकाला, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है कि हर विशेष रूप से महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट दें और महिलाओं के साथ जो हमारी नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो आगे बढ़ कर के वोट दें, क्योंकि किसी को वोट दें, वोट देना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और ये हमारा जो भी आपकी जिसकी इच्छा हो उसको दें, लेकिन वोट देने के लिए अपने घर से जरूर निकलें। चंद्रशेखर आजाद पार्क से शुरू हुई रैली जिला पंचायत भवन में खत्म हुई। इसमें 10 से ज्यादा ब्लॉक के 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ये मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत की रैली है और इसमें मतदाताओं में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव लेकर आई है। खासकर खेती बाड़ी के लिए और फील्ड में काम करने वाली महिलाओं को इससे बड़ा फायदा हो रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव लेकर आई है। खासकर खेती बाड़ी के फील्ड में काम करने वाली महिलाओं को इससे बड़ा फायदा हो रहा है। कुशल गृहिणी कृष्णा पटेल कभी पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाना चाहती थी, अब वो बतौर ड्रोन पायलट खेतों में दवा का छिड़काव करती है। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिले मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अहमदाबाद की इंड्स यूनिवर्सिटी में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली है। नमो ड्रोन दीदी योजना का बजट करीब 500 करोड़ रुपए है। इसके तहत महिलाओं को कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए ट्रेनिंग देकर काबिल बनाया जाता है। इसी की बदौलत कृष्णा बहन जैसी महिलाएं गुजरात में खेती में क्रांति लाने के लिए तैयार गोल्डन बैच का हिस्सा हैं।
बहुत सारे योगदान हमारा इस ड्रोन का होगा। जैसे कि स्प्रेइंग के लिए हमें 3 या 2 दिन लगते थे। इस ड्रोन की वजह से हम वो काम 45 मिनट्स में कंप्लीट कर पाएंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना में कृष्णा के चुने जाने पर उनके ससुर हरिकृष्ण पटेल गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों के लिए कृष्णा अच्छे तरीके से काम करेंगी। नमो ड्रोन दीदी योजना सरकार ने लॉन्च की, उसमें हमारी बहू ने जो ये ड्रोन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों कि ये खेत में हम जो काम करते थे, कड़ी धूप में काम करते थे, कड़ी बारिश में हम काम करते थे, लेकिन ये ड्रोन से हम उर्वरक है या पेस्टिसाइड है वो हम ये ड्रोन से कर सकते। 3 दिन हमको लगता था, ये आज हम 1 घंटे में ये काम कर सकेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी को खेतों में ड्रोन उड़ाकर दिखाया। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में महिलाओं को 106 ड्रोन बांटना उन्हें मजबूत बनाने और कृषि में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरे देश में आयोजित होने वाले हैं। प्रथम चरण 19 अप्रैल को चालू होगा और अंतिम चरण 1 जून को समाप्त होगा। 4 जून को 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम देश भर में आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को राजनांदगांव और महासमुंद और कांकेर में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में रायपुर सहित 7 बची सीटों में चुनाव कराए जाएंगे। आचार संहिता घोषित होने के बाद सभी जिलों के कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इससे जुड़ी जानकारी भी दी। और ये जो इलेक्शन होंगे उसमें 28 मार्च को नॉमिनेशन पेपर लेने का काम चालू होगा। 4 अप्रैल तक हमारा नॉमिनेशन पेपर लास्ट डेट में 5 तारीख को छूटने रहेगी और 8 अप्रैल को नॉमिनेशन पेपर लेने का विड्रॉल करने का वो रहेगा। अगर तो कैंडिडेट विड्रॉल करना है 26 अप्रैल को पोल होना है यहाँ पे और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा, काउंटिंग होगी और इलेक्शन के रिजल्ट। जैसा हम सब लोगों ने ये भी सुना है कि आचार संहिता आज से ही लागू हो गई। ऐसी चीज़ें जो 24 घंटे के अंदर हमें आचार संहिता के तहत पालन करना है, 48 घंटे के अंदर पालन करना है, 72 घंटे के अंदर पालन करना है, उसका पालन किया जाए। आज क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो गया है तो बहुत सारे कुछ ऐसे आदेश हैं जिसका हमें आज लागू किया जाना है, हम आज लागू कर रहे हैं। तो इसके तहत विभिन्न प्रकार की जो भी सभा है, जुलूस है या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग है वो रेगुलेट हो जाए और अनुमति लेकर के ही इस जिले में, इस संसदीय क्षेत्र में, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। राजनांदगांव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजापुर जिले में 14 मार्च को बेदरे थाना क्षेत्र अंतर्गत हिंगमेटा लंका में जंगलों में हुए मुठभेड़ में 2 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। आज पुलिस द्वारा घटना में मारे गए माओवादियों की शिनाख्त की गई है। मारे गए माओवादियों के पोस्टमार्टम के पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला बीजापुर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत कल दिनांक 15/3/2024 को थाना बेदरे के हिंगमेटा के जंगलों में इंद्रावती एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 16 के कमांडर मल्लेश, मार डिवीज़न के कंपनी नंबर 1 के कमांडर अरुण की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई। इनकी उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर और थाना बेदरे का संयुक्त बल अभियान हेतु रवाना किया गया। अभियान के दौरान हिंगमेटा के जंगलों में नक्सलियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान 2 माओवादियों का शव बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी करते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 7 चरणों में देश भर में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तारीखों का ऐलान होते ही राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भी चुनावी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। राजनांदगांव लोकसभा में 4 जिले आते हैं और सभी में चुनाव होंगे।
सामान्य निर्वाचन 2024 लोकसभा के लिए राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो जिला खैरागढ़ छिड़खैदान गंडई है, यहाँ आज से जो निर्वाचन के संबंध में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है और इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर लिया गया है। सभी प्रकार की टीमों का गठन करके उनका सही तरीके से प्रशिक्षण कर लिया गया है। कुछ प्रशिक्षण रायपुर में भी आयोजित किए गए थे और कुछ प्रशिक्षण अन्य माध्यमों से जिला स्तर पर भी किया गया है। जिस प्रकार के निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं, इस संबंध में सभी आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी टीमें एक्टिव हो गई हैं और आदर्श जो आचरण संहिता के तहत जो निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसे पूर्ण रूप से पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष जो चुनाव है उस निर्वाचन का संपादन किया जाएगा। खैरागढ़ जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो हमारे ज़िले में सेकंड फेज़ में चुनाव होना है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान हमें सभी बूथ में पुलिस बल, इसके अतिरिक्त 18 पेट्रोलिंग पार्टियां, 4 फ्लाइंग स्क्वाड, 4 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, 7 क्विक रिस्पांस टीम, इसके अतिरिक्त 5 बॉर्डर चेक पोस्ट जिसमें से 2 जो है अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होंगे, इसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला गुरदासपुर के शहर बटाला के गांधी कैंप में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। आपको बता दें दोनों गुटों के कुल 5 लोग घायल भी हुए हैं। एक मोटरसाइकिल को आगे के हवाले कर दिया गया है। घायलों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और एक दूसरे पर हमले करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी सिटी एडी सिंह ने कहा कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ है। 5 लोग घायल हुए हैं, इसकी जाँच की जा रही है। ਝਗੜਾ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਧਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦ ਬਾਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਆ ਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਗੇਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸਾਰੇ 15-20 ਜਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਜੇ परसों मुंडा मरिया मेरे सज्जन का। अब बात करेंगे अगली खबर के। फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 1 में शनिवार की देर शाम एक जर्जर मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। आपको बता दें अब इस दौरान बच्चे खेल रहे थे जिनके ऊपर ये छज्जा गिरा है, जिसके मलबे में दबने से एक लगभग 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 1 की है, जहां पर एक जर्जर मकान का छज्जा भरभरा कर गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर गिरा। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक बच्चे की मौत हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। रतलाम जिले के जावरा में दिन दहाड़े सड़क पर धारदार हथियार से हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 घंटे में ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एसपी राहुल लोढ़ा ने मामले में पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी कि एसपी लोढ़ा ने बताया कि जावरा शहर थाने में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि युवक के पिता पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोपियों ने धारदार हथियार निकाला और दिन दहाड़े 3 से 4 बार मारने की कोशिश की। बीच बचाव में आए लोगों के साथ भी मारपीट हुई है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मोहम्मद हुसैन और मुदस्सिर पिता मोहम्मद रजरेज, ये जो व्यक्ति है, इन दोनों का हुसैन टेकरी पे आपस में एक जो रेस्ट हाउस होता है वो रेस्ट हाउस है, और वो रेस्ट हाउस को लेके आपस में इन लोगों का झगड़ा चल रहा था। ठीक है, रेस्ट हाउस को लेके इनका झगड़ा चल रहा था और जिसको मारा गया है उसके द्वारा इसकी पत्नी के ऊपर कुछ कमेंट किए गए थे कि उसके जो है वो किसी और के साथ में रिलेशन है। उसी चीज़ की रंजिश रखते हुए मुदस्सिर जो व्यक्ति है उसके द्वारा हाशिया से मोहम्मद हुसैन के ऊपर हमला किया गया था, जिसके अंदर 300 साल का मामला पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए पहले चरण 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद में कुल 1924 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिस पर 18,20,379 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही बताया कि 20 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी और उम्मीदवार 27 मार्च तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तैयारी हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्ण है और हमारी जो लोकसभा सीट है वो 5 विधानसभाओं को लेकर कंस्टिट्यूट होती है, जिसमें एक बरेली की है और 4 जो है 127 पीलीभीत है। 4 जो विधानसभाएं हैं 127 पीलीभीत है, 128 बरखेड़ा है, 129 पूरनपुर है और 130 बीसलपुर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे टोटल 958 पोलिंग केंद्र हैं और 1521 मतदेय स्थल हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद की ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल स्थित भगवान बिमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव की 13वीं वर्षगांठ श्रद्धालुओं के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास व भक्तिभाव पूजन के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में 17 वेदी महापूजन तथा 5 इंद्र ध्वजाओं का अभिषेक पूजन किया गया। 5वां इंद्र ध्वजा मंदिर के 5 शिखरों का बड़ी ही श्रद्धा व आस्था के साथ अभिषेक कर ध्वजा फहराई गई। वर्षगांठ समारोह के अवसर पर भगवान बिमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर में विराजमान भगवान बिमलनाथ जी सहित सभी देवताओं का भव्य श्रृंगार किया गया। करीब 13 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की। यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये वार्षिक दिन होता है, वार्षिक ध्वजा होती है, वार्षिक वर्षगांठ जिसको कहे, मंदिर का जन्मदिन कौन चलेगा, तो वो वार्षिक ध्वजा होती है और हम हर साल आते हैं और हमारे साथ हमारे काफ़ी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार, आज भी करीब हम 100 से 150 करीबन 150 लोग यहाँ आए हैं अभी भी। तो ये इसके महोत्सव को महत्व क्या है? महोत्सव का महत्व ऐसा है कि तो वार्षिक है, जैसे हमारा हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारी वर्षगांठ मनाते हैं, वैसे ही मंदिर की वर्षगांठ है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।